कल्पना कीजिए 15वीं सदी का एक व्यापारी वो समुद्र के रास्ते एक बहुत ही लंबी यात्रा पर निकलता है। वो एक जहाज किराए पर लेता है, नाविकों की एक पूरी फौज तैयार करता है। और महीनों तक खतरनाक समुद्री तूफानों और ना जाने कैसी कैसी अज्ञात बीमारियों का जोखिम उठाता है। मतलब उस जमाने में तो यात्रा में कई नाविकों की जान चली जाना एक बहुत आम बात थी। हाँ, एकदम सही कहा। वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। हाँ, यही है आपकी मंजिल, मंजिल विद अंसारी के साथ। यूरोप और एशिया के बीच तो सदियों से व्यापार चल ही रहा था, है ना? सिल्क रोड मौजूद था, बिल्कुल था। तो फिर अचानक से 15वीं सदी में यूरोप के लोगों को एक नए समुद्री रास्ते की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब ऐसा क्या बदल गया था? इस क्यों का जवाब हमें 1453 ईस्वी में मिलता है। उस साल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उसका पतन। अच्छा, उस्मानिया सल्तनत वाला हमला। हाँ, तुर्कों ने इस शहर पर अधिकार कर लिया था। अब अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो कुस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया के बीच का एक मुख्य द्वार था। पुराने सिल्क रोड और पूर्व से पश्चिम तक जाने वाले सभी पारंपरिक मार्ग यहीं से होकर गुजरते थे। तो तुर्कों के नियंत्रण का सीधा मतलब था कि इस अहम व्यापारिक मार्ग पर अब उनका पूरा एकाधिकार हो गया था। बिल्कुल। अब वहां से गुजरना यूरोपियंस के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करूं तो ये वैसा ही है जैसे दो बड़े शहरों के बीच केवल एक ही सुरक्षित मुख्य हाईवे हो और अचानक कोई प्रतिद्वंदी समूह उस पूरे हाईवे पर कब्जा कर ले। हाँ, और बैरिकेड्स लगा दे। सही कहा। और टोल इतना ज्यादा बढ़ा दें कि वहां से गुजरना आर्थिक रूप से असंभव हो जाए। ऐसे में व्यापारियों के पास क्या विकल्प बचेगा? उन्हें मजबूरन घने जंगल या खतरनाक पहाड़ों से होकर कोई नया रास्ता खोजना ही पड़ेगा। ये हाईवे वाली तुलना एकदम सटीक है। और यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि यूरोप के लिए मसालों का व्यापार कोई लग्जरी या शौक की बात नहीं थी। तो फिर क्या था? ये उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। एक तरह का बहुत बड़ा सप्लाई चेन क्राइसिस। यूरोप की कड़ाके की सर्दियों में जब खेती संभव नहीं होती थी, तब उन्हें मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों की सख्त जरूरत होती थी। विशेषकर काली मिर्च की, है ना? एकदम सही। पूर्वी देशों से आने वाली काले मिर्च के बिना उनका भोजन सड़ जाता, वो उसे खाने योग्य नहीं बना सकते थे। मतलब ये सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने का मामला नहीं था, एक तरह से ये उस जमाने की कोल्ड स्टोरेज तकनीक थी। बिल्कुल। ये पूरी तरह से उनके आर्थिक और भौतिक अस्तित्व की लड़ाई थी। उन्हें हर हाल में मसाले चाहिए ही थे। और इसी अस्तित्व के संकट ने नई भौगोलिक खोजों का जन्म दिया। और अगर मैं सही हूं तो इस दौड़ में सबसे पहली और सबसे आक्रामक पहल पुर्तगाल ने की थी। हाँ, पुर्तगाल के राजकुमार, जिन्हें इतिहास हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानता है, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय मिशन ही बना दिया था। हेनरी द नेविगेटर, नाम ही काफी स्पष्ट है। उनका लक्ष्य था पूर्व के देशों तक पहुंचने का एक ऐसा वैकल्पिक समुद्री रास्ता खोजना जिस पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ पुर्तगाल का नियंत्रण हो। और उनके इन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक पहुंचने में सफल रहा। और डियाज की इस यात्रा में एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब डियाज उस दक्षिणी छोर पर पहुंचा तो वहां के भयानक तूफानों और खतरनाक लहरों को देखकर उसने उस जगह का नाम तूफानी अंतरीप या स्टॉर्मी केप रख दिया। स्टॉर्मी केप, नाम से ही डर लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब वो वापस पुर्तगाल लौटा तो पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने इस नाम को खारिज कर दिया। राजा ने इसका नाम बदलकर उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप रख दिया। अरे वाह, ये तो एक शानदार पीआर या रीब्रांडिंग रणनीति लगती है ना? क्योंकि कोई भी नाविक तूफानी अंतरीप का नाम सुनकर वहां जाने से डरेगा। हाँ, लेकिन उम्मीद की किरण या केप ऑफ गुड होप ये संदेश देता है कि घबराओ मत, बस इसी रास्ते के आगे भारत और अपार धन छिपा है। एकदम सही। और इसी उम्मीद के बीच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दुर्घटना भी हुई थी। अच्छा, कौन सी? पुर्तगाल तो पूर्व की ओर बढ़ रहा था, लेकिन स्पेन की तरफ से 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज में पश्चिम की तरफ निकल पड़ा। ओहो हाँ, वो नेविगेशन वाली भयंकर गलती जिसके कारण वो भारत पहुंचने के बजाय
उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था। और वो इस बात को देखकर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने भारत खोज लिया है कि उसने वहां के मूल निवासियों को ही रेड इंडियन नाम दे दिया। सोचिए, एक नेविगेशनल भूल ने दुनिया को एक पूरा नया महाद्वीप दे दिया। मतलब भू राजनीति में ऐसी दुर्घटनाएं इतिहास बदल देती हैं। सच में। लेकिन कोलंबस की इस खोज के बावजूद पुर्तगाल का फोकस नहीं भटका। उनका लक्ष्य पूर्वी था। और डियाज की उस यात्रा के करीब 1 दशक बाद आखिरकार एक व्यक्ति उस उम्मीद के अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने में सफल रहा। और वो व्यक्ति था वास्को डी गामा। 17 मई 1498। ये वो तारीख है जब यूरोप से भारत के लिए पहला सीधा समुद्री मार्ग खुल गया। बिल्कुल। वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता है और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है। वो कालीकट के एक प्रसिद्ध बंदरगाह कपकडाबू पर अपना बेड़ा उतारता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उसे वहां तक रास्ता एक गुजराती व्यापारी ने दिखाया था, जिनका नाम अब्दुल मजीद था। अरे वाह, ये डिटेल्स अक्सर लोग मिस कर देते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद का जो घटनाक्रम है ना, वो हमें व्यापार और राजनीति के असली खेल को समझने में मदद करता है। हाँ, क्योंकि कालीकट के हिंदू राजा, जिनकी पैतृक उपाधि ज़ेमुरिन थी, उन्होंने वास्को डी गामा का काफी अच्छे से स्वागत किया, उसे व्यापार करने और मसाले ले जाने की अनुमति भी दे दी। इस पॉइंट पर मुझे एक रणनीतिक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां पहले से ही अरब व्यापारी सदियों से जमे हुए थे। पूरा व्यापारिक नेटवर्क उनके हाथ में था। अरब व्यापारियों ने जाहिर तौर पर वास्को डी गामा का कड़ा विरोध किया होगा। बिल्कुल किया था। तो फिर ज़ेमुरिन ने एक नए अनजान विदेशी व्यक्ति को व्यापार की अनुमति क्यों दी? क्या ये सिर्फ भारत की अतिथि सत्कार की परंपरा थी या इसके पीछे कोई गहरा कूटनीतिक खेल था? देखिए, अतिथि सत्कार एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन राजशाही और कूटनीति सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती। ये पूरी तरह से पावर डायनामिक्स यानी शक्ति संतुलन का खेल था। वो कैसे? वास्को डी गामा वहां कोई साधारण व्यापारी बनकर हाथ जोड़कर नहीं खड़ा था। उसके पास ऐसे जहाज थे जिन पर बहुत आधुनिक तोपें लगी हुई थी। जब अरब व्यापारियों के साथ तनाव बढ़ा तो वास्को डी गामा ने एक बहुत ही आक्रामक चाल चली। अच्छा, क्या किया उसने? उसने खुले समुद्र में एक अरबी जहाज को पकड़ लिया। ये तो एक तरह से माफिया स्टाइल शक्ति प्रदर्शन हो गया। मतलब ये दिखाना कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर सकता हूँ। बिल्कुल। और इसके बाद जो उसने किया वो और भी चतुर था। उसने वो पकड़ा हुआ अरबी जहाज ले जाकर राजा ज़ेमुरिन को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। ओहो, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, इस एक घटना ने ज़ेमुरिन को 2 स्पष्ट संदेश दिए। पहला, पुर्तगालियों के पास समुद्र में ऐसी मारक क्षमता है जो अरबों के पास नहीं है। और दूसरा, पुर्तगाली राजा ज़ेमुरिन के लिए एक बहुत शक्तिशाली और लाभदायक सहयोगी साबित हो सकते हैं। और राजाओं को तो हमेशा ऐसे नए भागीदारों की तलाश रहती ही है जो उनके व्यापारिक राजस्व को बढ़ा सके और उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनको कंट्रोल में रख सकें। एकदम सही। तो ये सिर्फ व्यापारिक सौदा नहीं था, बल्कि एक सैन्य गठबंधन की शुरुआत थी। और इसी गठबंधन ने उस 60 गुना मुनाफे को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। हाँ, जब वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च और दूसरे मसाले लेकर पुर्तगाल वापस लौटा तो जहाज़ों की टूट-फूट, वो लंबी यात्रा और क्रू का भारी भरकम खर्च निकालने के बाद भी उसे 60 गुना शुद्ध लाभ हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यूरोप के बाकी व्यापारियों और शासकों ने इस मुनाफे का गणित देखा होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी। सब पागल हो गए होंगे। बिल्कुल। इस एक यात्रा ने रातों रात पूरे यूरोप का ध्यान पूर्व की ओर खींच लिया। ये साफ हो गया कि जो भी इस समुद्री रास्ते पर एकाधिकार कर लेगा वो दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन जाएगा। और इसी मुनाफे की लहर पर सवार होकर 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्वेरेज केब्राल भारत आया और फिर 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। लेकिन मुझे लगता है कि ये दूसरी यात्रा सिर्फ मसाले खरीद कर वापस जाने के लिए नहीं थी। अगर मुनाफा इतना ज्यादा है तो कोई भी चतुर व्यापारी अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहेगा। और यही वो मोड़ आता है जहां व्यापार साम्राज्यवाद में बदलने लगता है। पुर्तगालियों ने महसूस किया कि साल में सिर्फ एक बार जहाज भेजना काफी नहीं है। उन्हें भारत में स्थायी ठिकाने चाहिए थे। हाँ, और इसी विचार से 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई गई। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जिसे मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट करना चाहूंगी।
जब हम फैक्ट्री शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो बड़ी बड़ी चिमनियां, असेंबली लाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तस्वीर आती है। बिल्कुल, आधुनिक फैक्ट्रियां वैसी ही होती हैं। लेकिन अगर हम उस समय के लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दें, समुद्री यात्राएं पूरी तरह से मानसूनी हवाओं पर निर्भर होती थीं। जहाज साल भर आ जा नहीं सकते थे। तो क्या ये फैक्ट्रियां असल में उन महीनों तक मसालों को सुरक्षित रखने वाले विशाल और किलेबंद गोदाम थे? ये एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। इतिहास की इन फैक्ट्रियों में कुछ भी उत्पादन या मैन्युफैक्चर नहीं होता था। ये भारी सुरक्षा वाले वेयरहाउस या डिपो थे। एक तरह से आज के समय के अति सुरक्षित बैंक वॉल्ट की तरह। हाँ, बिल्कुल। भारत के भीतरी इलाकों से माल खरीदकर इन फैक्ट्रियों में डंप किया जाता था, और क्योंकि इन गोदामों में करोड़ों का माल होता था, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें बनाई गईं, तोपें लगाई गईं और सैनिक तैनात किए गए। तो एक तरह से उन्होंने भारत की जमीन पर अपने छोटे छोटे किले बना लिए थे। अब जब जमीन पर करोड़ों की संपत्ति बन गई तो उसे चलाने के लिए एक आधिकारिक प्रशासनिक ढांचे की भी जरूरत पड़ी होगी। और इसीलिए 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनाकर भेजा। अच्छा। और अल्मीडा के आते ही पुर्तगाली रणनीति में एक मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है। हाँ। अल्मीडा ने भारत के भूगोल और राजनीतिक ढांचे का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उसने देखा कि जमीन पर दिल्ली सल्तनत और दक्षिण के जो विशाल साम्राज्य हैं, उनके पास लाखों की पैदल सेना है। तो अगर पुर्तगाली भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ ही ले जाएंगे। एकदम सही। इसीलिए उसने एक नई रणनीति बनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है। ये नाम सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन इसके पीछे का रणनीतिक विज्ञान क्या था? इसका विज्ञान बहुत सरल लेकिन घातक था। अल्मीडा का मानना था कि जमीन के लिए लड़ना बेवकूफ़ी है। इसके बजाय हिंद महासागर और अरब सागर के पानी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्योंकि भारत के राजाओं के पास विशाल सेनाएं तो थीं, लेकिन उनका समुद्र पर कोई खास ध्यान नहीं था। उनकी कोई मजबूत नौसेना नहीं थी। बिल्कुल। अल्मीडा ने चाहा कि अगर हम पानी पर राज करेंगे तो हम भारत के पूरे व्यापार पर राज करेंगे। ये तो एक तरह से मोनोपोली का अल्टीमेट फॉर्मूला था। लेकिन जाहिर है इस एकाधिकार को चुनौती भी मिली होगी। अरब व्यापारी या जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, वो चुपचाप अपने समुद्री रास्ते तो नहीं सौंप देंगी। चुनौती मिली, और बहुत भयानक चुनौती मिली थी। 1508 में चौल के पास समुद्र में अल्मीडा का सामना एक संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से हुआ। संयुक्त बेड़ा? इसमें कौन कौन शामिल था? इस बेड़े में गुजरात के सुल्तान, मिस्र यानी इजिप्ट के शासक और तुर्की के युद्धपोत शामिल थे। ये बहुत बड़ा गठबंधन था, और इस युद्ध में अल्मीडा की बुरी तरह हार हुई, यहाँ तक कि उसका अपना बेटा इस युद्ध में मारा गया। बाप रे, ये तो पुर्तगाली साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी झटका रहा होगा। ऐसा लगा होगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन अल्मीडा ने इसे एक व्यक्तिगत और रणनीतिक चुनौती के रूप में लिया। उसने अपनी नौसेना को फिर से संगठित किया। और पुर्तगालियों के पास तो एक तकनीकी बढ़त भी थी, है ना? वो उनके कारवेल जहाज। बिल्कुल सही कहा आपने। कारवेल जहाज बहुत तेज थे, हवा के विपरीत दिशा में भी चल सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पर भारी तोपें लगी हुई थी। उस समय के एशियाई व्यापारिक जहाज़ों पर ऐसी मारक क्षमता नहीं होती थी। तो फिर क्या हुआ? 1509 में अल्मीडा ने पलटवार किया और उस संयुक्त बेड़े को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। 1509 की इस जीत ने पुर्तगाली नौसेना को अजेय बना दिया। मतलब हिंद महासागर एक तरह से पुर्तगाली सागर में बदल गया। कोई भी पत्ता उनकी इजाजत के बिना पानी में नहीं हिल सकता था। बिल्कुल। समुद्र पर पुर्तगाल का ताला लग चुका था। अल्मीडा ने अपना काम कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ पानी पर तैरते जहाज़ों से कोई साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता। आपको ज़मीन पर भी कुछ ऐसे नोड्स या केंद्र चाहिए जहां से आप पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकें। और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया पुर्तगाली इतिहास के अगले और सबसे महत्वपूर्ण वाइसराय को, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इनका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा था। और यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी फैक्ट सामने आता है। प्रथम वाइसराय अल्मीडा था, लेकिन इतिहास अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानता है। हाँ, रियल फाउंडर। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। अल्मीडा ने दुनिया के सबसे बड़े महासागरों में से एक पर कब्जा कर लिया। फिर भी
अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक क्यों? क्योंकि अल्मीडा ने समुद्र को एक हाईवे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अल्बुकर्क ने उस हाईवे के सारे टोल प्लाजा अपने कब्जे में ले लिए। भू राजनीति में जिसे हम चोक पॉइंट्स कहते हैं। एकदम से। चोक पॉइंट्स यानी समुद्र के वो संकरे रास्ते जहां से गुजरना हर जहाज की मजबूरी होती है। अल्बुकर्क ने सिर्फ पानी पर गश्त लगाने के बजाय इन रणनीतिक दरवाजों पर कब्जा किया। जैसे 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाही पर हमला किया और गोवा को जीत लिया। हाँ, गोवा एक बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह था और पुर्तगालियों की शक्ति का मुख्य केंद्र बन गया। और उसने सिर्फ भारत तक खुद को सीमित नहीं रखा, वो पूरे एशियाई व्यापारिक नेटवर्क का गला घोंटना चाहता था। 1511 में उसने दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया। और फिर 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित रणनीतिक द्वीप होर्मुज पर भी कब्जा कर लिया। इस रणनीति की सटीकता देखिए। होर्मुज, मलक्का और गोवा, उसने पूर्व से पश्चिम जाने वाले हर महत्वपूर्ण रास्ते पर अपना गेट लगा दिया। इसीलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने तैरते हुए व्यापारिक बेड़े को एक ठोस भौगोलिक साम्राज्य में बदल दिया। हाँ, उसकी सामाजिक नीतियां काफी अलग थी। उसने भारतीय स्त्रियों से विवाह को बढ़ावा दिया और अपने अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। एक विदेशी व्यापारी कंपनी को स्थानीय सामाजिक मामलों में पड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा समाज सुधार का उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी रणनीति थी। अल्बुकर्क ये बात बहुत अच्छी तरह समझता था कि पुर्तगाल एक छोटा सा देश है। हाँ, तो मैन पावर की कमी। बिल्कुल, वो बार बार यूरोप से हजारों सैनिक और नागरिक भारत नहीं भेज सकता। अगर भारत में स्थायी रूप से राज करना है तो उन्हें एक ऐसी स्थानीय आबादी चाहिए जो पुर्तगाली सत्ता के प्रति वफादार हो। अच्छा, मतलब वो एक नई नस्ल, एक नया नागरिक वर्ग तैयार करना चाहता था जो भारत में ही पैदा हो, लेकिन जिसकी निष्ठा पुर्तगाल के प्रति हो। एकदम सही। पुर्तगाली पुरुषों का स्थानीय महिलाओं से विवाह इसी रणनीति का हिस्सा था, और सती प्रथा पर रोक लगाने के पीछे भी यही लॉजिक था। जो महिलाएं सती होने से बचाई जाती थीं, उनका विवाह पुर्तगालियों से करा दिया जाता था, ताकि स्थानीय समाज के एक हिस्से का समर्थन उन्हें प्राप्त हो सके। बहुत ही चालाक कूटनीति थी ये। और वो राजनीतिक कूटनीति में भी माहिर था। उसने दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मुलाकात की और उनसे भटकल में एक किला बनाने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। वो जानता था कि किससे लड़ना है और किससे दोस्ती करनी है। इन्हीं सब नीतियों का परिणाम था कि 1515 में जब अल्बुकर्क की मृत्यु हुई, तब तक पुर्तगाल सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुका था। गोवा में 1515 ईस्वी में ही पहले चर्च, सेंट जेवियर चर्च का निर्माण हुआ। ये चर्च एक प्रतीक था कि पुर्तगाली अब यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं, वे यहाँ बसने, शासन करने और अपनी संस्कृति थोपने आए हैं। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो पश्चिमी तट पर दीव, दमन, बेसिन, गोवा, कन्नूर, कोचीन, हर जगह उनका वर्चस्व था। और अगर हम पूर्वी तट या बंगाल की बात करें तो मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कलकत्ता, चिंसूरा और श्रीरामपुर जैसी जगहों पर भी वो फैल गए थे। ये वो जगह नहीं थी जो बेतरतीब चुनी गई थी। ये सब नदियों के मुहाने या कोस्टल चोक पॉइंट्स थे जो अंदरूनी भारत के व्यापार को नियंत्रित करते थे। बिल्कुल। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो साम्राज्य इतनी तेजी से उभरता है, उसका पतन भी किसी और शक्ति के हाथों तय होता है। क्या ये इमेजिन किया जा सकता है कि भारत के इतिहास के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राटों में से एक सम्राट अकबर को भी अपने ही समंदर में जहाज उतारने के लिए किसी विदेशी ताकत से परमिट खरीदना पड़ता था? तो चलिए इस कहानी को वहीं से पकड़ते हैं जहां से ये शुरू होती है, मतलब पुर्तगालियों से। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है। 1498 में कालीकट में उनके आने के बारे में तो सब जानते ही हैं। उनके पहले गवर्नर एफडी एल्मीरा थे, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है उनके एम्पायर एक्सपेंशन का तरीका। अच्छा, आप नीनो डी कुना वाली फैसले की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। 1530 में नीनो डी कुना ने पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरा सवाल यह है कि पुर्तगालियों ने पूरे भारत पर हमला करने के बजाय सिर्फ इन छोटे छोटे तटीय इलाकों यानी कोनों पर ही फोकस क्यों किया? देखिए, मैं समझाती हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर ज्योग्राफिकल स्ट्रैटेजी थी। नीनो डी कुन्हा का कोचीन से गोवा राजधानी बदलना सिर्फ एक
एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था। तो फिर क्या था? गोवा भारत के पश्चिमी तट के बिल्कुल सेंटर में है, राइट? ये उन्हें अरब सागर पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन वांटेज पॉइंट देता था। पुर्तगालियों को ये बहुत अच्छे से पता था कि उनकी असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि पानी में है। पानी में? हाँ। क्योंकि उनकी नेवी मजबूत थी। बिल्कुल। भारत के पास उस समय विशाल सेनाएं थीं, तो जमीन पर युद्ध करना उनके लिए घाटे का सौदा होता। दीव और बेसन पर कब्जा करके वे असल में जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स थे उनके एंट्री गेट्स पर ताला लगा रहे थे। तो अगर मैं इसे चेस या शतरंज की खेल से समझूं तो पुर्तगालियों ने पूरे बोर्ड पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने बस समंदर के उन हाईवेज पर अपने टोल बूथ लगा दिए जहां से हर व्यापारी जहाज को गुजरना ही पड़ता था। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। जहां नेचुरली जहाजों को रुकना पड़ता है वहीं उन्होंने अपने किले बना लिए। लेकिन ये टोल बूथ लगाना इतना शांतिपूर्ण तो नहीं रहा होगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ उनका जो विवाद हुआ था वो तो काफी हिंसक था ना? हाँ, वो घटना इस बात का सबूत है कि वे अपने टोल बूथ के कंट्रोल को लेकर कितने ब्रूटल हो सकते थे। दीव में एक दीवार खड़ी करने को लेकर पुर्तगालियों और बहादुर शाह के बीच जो टेंशन शुरू हुई वो बातचीत से तो सुलझी नहीं। तो उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने कूटनीति का बहाना बनाकर बहादुर शाह को अपने एक जहाज पर मिलने बुलाया और फिर धोखे से समंदर में ही उनकी हत्या कर दी। बाप रे। हाँ, और ये सिर्फ एक राजा का मर्डर नहीं था, ये पूरे एशिया के व्यापारियों के लिए एक वार्निंग थी, एक क्लियर मैसेज था कि कोस्टल एरियाज में अब सिर्फ पुर्तगालियों के नियम ही चलेंगे। और मुझे लगता है यहीं से उस सिस्टम का जन्म होता है जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। आप कार्टेज सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ, पुर्तगालियों ने खुद को सागर के स्वामी या लॉर्ड ऑफ द सी घोषित कर दिया और एक ऐसा परमिट सिस्टम लागू किया जिसे कार्टेज कहा जाता था। इसके बिना कोई भी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। 16वीं सदी में जब कोई रडार या सैटेलाइट नहीं थे तो आप खुले समंदर में कागज के एक टुकड़े को लागू कैसे करवा सकते हैं? मतलब कोई भी जहाज बिना परमिट के चुपचाप किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं निकल जाता था? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। खुले समंदर में हर जहाज पर नजर रखना वाकई इम्पॉसिबल था और यहीं पर उनके चोक पॉइंट्स या आपके शब्दों में कहें तो टोल बूथ काम आते थे। अच्छा, कैसे? उस समय के जो जहाज थे वो पाल वाले होते थे। उन्हें फ्रेश वाटर, खाने और रिपेयरिंग के लिए रेगुलरली पोर्ट्स पर रुकना पड़ता था और पुर्तगालियों ने ठीक इन्हीं स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पर कब्जा कर रखा था। ओह, मतलब आप समंदर में छिप सकते हैं लेकिन आपको किनारे तो आना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा उन्होंने काफिला और अरमाडा सिस्टम बनाया। स्थानीय व्यापारियों के जहाजों को ग्रुप में यानी काफिले में चलना पड़ता था और उनके साथ पुर्तगाली नौसेना जिसे अरमाडा कहते थे वो अपनी बंदूकें ताने साथ चलती थी। सेफ्टी के नाम पर? सेफ्टी के नाम पर, हाँ। लेकिन अगर समंदर में कोई ऐसा जहाज मिल जाता जिसके पास कार्टेज नहीं है तो उसे तुरंत डुबो दिया जाता था या उसका सारा माल जब्त कर लिया जाता था। मतलब आप हमारे समंदर से गुजरेंगे तो हमें हफ्ता देंगे और फिर हम ही अपने हथियारबंद गुंडे आपके साथ भेजेंगे ताकि आप कोई चालाकी ना कर सकें। हाँ, एक तरह से एक्सटॉर्शन ही था। पुर्तगाली असल में सामान बेचकर मुनाफा नहीं कमा रहे थे, वे बस उस रास्ते से गुजरने की फीस वसूल रहे थे। ये तुलना उस समय की कड़वी सच्चाई को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है। एशियाई व्यापार पर अपनी मोनोपोली या एकाधिकार जमाने का एक ये बहुत ही रूरल, मेरा मतलब एक क्रूर लेकिन इफेक्टिव तरीका था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मुगल साम्राज्य है। हाँ, मुगलों वाली बात। वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थे, लेकिन फिर भी इस माफिया सिस्टम के आगे बेबस थे। बिल्कुल बेबस थे। महान सम्राट अकबर तक को व्यापार के लिए या हज यात्रियों के जहाज भेजने के लिए इन पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा था। और यही बात सबसे ज्यादा खटकती है मुझे। जब हम मुगलों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लाखों सैनिकों की फौज आती है, तोपें आती हैं, विशाल किले आते हैं। तो मुगलों ने अपनी नेवी भेजकर इन्हें खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मुगलों के पास कोई नेवी थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये मुगल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। उनकी पूरी मिलिट्री पावर जमीन पर फोकस थी, जैसे तेज घुड़सवार और भारी तोपखाना। समंदर उनके लिए हमेशा एक एलियन टेरिटरी रहा। वाह। पुर्तगालियों ने समुंदर में उस पावर वैक्यूम को पहचाना और उसका पूरा फायदा उठाया। मुगलों को भी ये बात माननी पड़ी कि जमीन पर वे चाहे जितने बड़े शेर हों, समुंदर में तो पुर्तगाली ही मगरमच्छ थे। क्या बात है। ये बैलेंस ऑफ पावर का एक कमाल का उदाहरण है। खैर, पुर्तगालियों ने सिर्फ अपनी तोपों और परमिट के दम पर ही भारत में बदलाव नहीं किए।
अगर हम देखें तो धर्म और कल्चर के लेवल पर भी उनकी नीतियां बहुत एग्रेसिव थीं। बहुत ज्यादा। 1542 में गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ मशहूर संत जेवियर भारत आए थे और फिर 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय, जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। ये इंक्विजिशन असल में करता क्या था? देखिए, इंक्विजिशन सिर्फ कोई रिलीजियस कोर्ट नहीं थी। ये सोसाइटी को कंट्रोल करने और खौफ फैलाने का एक बहुत ही क्रूर हथियार था। इसका मेन काम उन लोगों को खोजना और सजा देना था जिन्हें वो विधर्मी या हेरेटिक्स मानते थे। तो इसमें सजा किस तरह की होती थी? इसमें जबरन धर्मांतरण कराना, लोकल रीति रिवाजों पर बैन लगाना और जो लोग उनके धार्मिक नियमों को नहीं मानते थे उन्हें भयानक टॉर्चर करना या यहाँ तक कि जिंदा जला देना तक शामिल था। माय गॉड! ये उनके एम्पायर का वो डार्क साइड है जिसे अक्सर उनके ट्रेड सक्सेस के पीछे छुपा दिया जाता है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने भारत और जापान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी शुरू किए थे। हाँ, जिससे एक नया एशियाई ट्रेड नेटवर्क तैयार हुआ। और अगर हम थोड़े पॉजिटिव साइड की बात करें तो 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लाने का क्रेडिट भी तो पुर्तगालियों को ही जाता है। बिल्कुल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो उनका सबसे बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था वो हमारी खेती और भोजन पर पड़ा। मतलब आलू, टमाटर, तंबाकू, मक्का, पपीता, काजू, मूंगफली। हाँ, ये पूरी की पूरी लिस्ट। ये पूरी लिस्ट मिडिल अमेरिका से पुर्तगालियों के जहाजों में बैठकर भारत आई थी। एग्जैक्टली। इसे इतिहास में कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। ये वो टाइम था जब दुनिया के दो अलग अलग हिस्से आपस में मिल रहे थे। भारत की मिट्टी और यहाँ के क्लाइमेट ने इन नई फसलों को इतनी तेजी से अपना लिया कि आज हम सोच भी नहीं सकते कि इनके बिना भारतीय खेती कैसी होती। बिल्कुल। मतलब पुर्तगालियों ने तो अनजाने में ही हमारी इंडियन किचन को पूरी तरह से रीमिक्स कर दिया। आज आप किसी ढाबे पर बैठिए बिना आलू टमाटर की सब्जी के, या किसी शादी में बिना काजू की बर्फी के, हम भारतीय खाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन देखिए, पुर्तगालियों ने समंदर पर जो ये पाला लगाया था ना, जब वो इतना भारी मुनाफा दे रहा था तो दुनिया की नजरों से तो वो बच नहीं सकता था। जब आप इतना पैसा बनाते हैं तो पड़ोसी झांकने जरूर आते हैं। और यहीं से नए प्लेयर्स की एंट्री होती है। हाँ, इस माफिया सिस्टम को चैलेंज करने के लिए नीदरलैंड्स के व्यापारी मैदान में उतरते हैं, डच लोग। लेकिन यहाँ एग्जाम्स के नजरिए से एक बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी ट्रैप है, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत पहले कौन आया, अंग्रेज या डच। हाँ, इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो डच लोग अंग्रेजों से पहले इस इलाके में पहुंच गए थे। अच्छा, पहले पहुंच गए थे? हाँ, 1596 में ही पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन सुमात्रा पहुंच गया था। लेकिन जब हम कंपनी के बनने या इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कहानी थोड़ी पलट जाती है। वो कैसे? वीओसी कहा जाता है। उसकी स्थापना 1602 में हुई थी। ओह, तो मतलब डच व्यापारी इंडिविजुअली पहले आ गए थे, लेकिन एक ऑफिशियल कंपनी का बोर्ड लगाने में अंग्रेजों ने बाजी मार ली 1600 में। एग्जैक्टली। और फ्रांसीसी तो काफी बाद में 1664 में आए। लेकिन अगर हम इस डच कंपनी वीओसी पर फोकस करें तो ये कोई आम व्यापारियों का ग्रुप नहीं था। इस कंपनी को चलाने के लिए 17 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, जिन्हें डच सरकार ने 21 सालों की मोनोपोली दी थी। ये स्ट्रक्चर इतना खास क्यों माना जाता है? क्योंकि मैं मानती हूँ कि वीओसी दुनिया की पहली मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी एमएनसी थी। पहली एमएनसी? बिल्कुल। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, ये अपने आप में एक कॉर्पोरेट स्टेट था। नीदरलैंड्स की सरकार ने इस 17 मेंबर बोर्ड को अपनी खुद की आर्मी रखने, युद्ध करने, ट्रीटी साइन करने, किले बनाने और यहाँ तक कि अपनी करेंसी छापने का अधिकार दे रखा था। मतलब एक कंपनी के पास देश चलाने वाले पावर थे। हाँ, देखिए, पुर्तगालियों का कंट्रोल वहाँ की राजशाही के हाथ में था, जो अक्सर बहुत स्लो और ब्यूरोक्रेसी से भरा होता था। लेकिन डच कंपनी के फैसले प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट देखकर लिए जाते थे, जिससे वे बहुत फास्ट और एकदम रूथलेस डिसीजन ले सकते थे। और इसका असर दिखा भी। 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली और उसी साल इंडोनेशिया के एम्बोयना पर हमला करके उसे पुर्तगालियों से छीन भी लिया। राइट। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से डचों की असली जीनियस उनकी मिलिट्री पावर नहीं थी, बल्कि उनका बिजनेस मॉडल था। उन्होंने मसालों के पीछे भागने के बजाय अपना पूरा फोकस भारतीय सूती कपड़ों यानी टेक्सटाइल्स पर कर दिया।
ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है, अजीब क्यों? क्योंकि उस टाइम यूरोप में मसालों की कीमत तो सोने के बराबर थी। फिर डचों ने इतना कीमती मसाला छोड़कर कपड़ों पर दाव क्यों लगाया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका जवाब उस समय के ग्लोबल सप्लाई चेन के ट्रायंगुलर ट्रेड में छिपा है। देखिए, डचों का अल्टीमेट गोल तो मसाले ही थे जो इंडोनेशिया यानी स्पाइस आइलैंड्स में मिलते थे। लेकिन जब डच इंडोनेशिया गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोकल लोगों को यूरोपीय चीज़ों में जैसे शराब या ऊनी कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी और वो था भारत का हाई क्वालिटी सूती कपड़ा। डचों ने इस बारीक सी इकोनॉमिक्स को समझ लिया। ओके। उन्होंने भारत से भारी मात्रा में कपड़े खरीदे, उन कपड़ों का इस्तेमाल इंडोनेशियाई मार्केट्स में एक करेंसी की तरह किया, वहां से मसाले खरीदे और फिर उन मसालों को यूरोप ले जाकर भारी प्रॉफिट में बेचा। क्या बात है, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। यानी भारत का सूती कपड़ा उस समय की इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बन गया था। बिल्कुल। इसी व्यापार को और बड़ा करने के लिए उन्होंने 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ अग्रीमेंट किया और पुलिकट में अपना हेडक्वार्टर बनाया। और जहां तक मुझे याद है, वहीं उन्होंने अपने मशहूर सोने के सिक्के पगोड़ा ढालने शुरू किए थे। हाँ, पगोड़ा कॉइन्स बहुत फेमस थे। फिर 1619 में उन्होंने जकार्ता जीतकर बैटाविया शहर बसाया। इंडिया में एक्सपेंशन देखें तो 1616 में सूरत, 1627 में बंगाल के पिपली और फिर 1658 तक कासिम बाजार, बालासोर और पटना में फैक्ट्रियां लगा ली। तेजी से फैल रहे थे वो। लेकिन इन सब में जो कासिम बाजार का एग्जाम्पल है, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ऐतिहासिक सोर्सेज बताते हैं कि डचों ने कासिम बाजार में एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया था, जहां 3000 भारतीय कारीगर रेगुलर सैलरी पर काम करते थे। जी हाँ। एक सेकंड रुकिए। 1600 के दशक में, जब ना कोई मॉडर्न कम्युनिकेशन था, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई एचआर डिपार्टमेंट, एक विदेशी अधिकारी 3000 भारतीय कारीगरों से काम कैसे निकलवाता था? वो भी तब जब वे एक दूसरे की भाषा तक ठीक से नहीं समझते होंगे। आपका ये सरप्राइज होना बिल्कुल जायज है। इसे हम आज के टाइम के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई का सबसे शुरुआती रूप कह सकते हैं। 17वीं सदी का एफडीआई। एग्जैक्टली। डचों ने इसे किसी मॉडर्न एचआर से नहीं बल्कि लोकल दलालों या ब्रोकर्स के एक बहुत ही एग्रेसिव नेटवर्क के जरिए मैनेज किया था। वो किसे काम करता था? उन्होंने दादनी प्रथा का इस्तेमाल किया। इसमें बुनकरों को पहले से एडवांस पेमेंट या दादन दे दिया जाता था और उनसे प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। डच फैक्टर जो फैक्ट्री इंचार्ज होते थे, वो क्वालिटी को लेकर बेहद सख्त थे। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वे कच्चा माल देते, डिजाइन तय करते और बहुत सख्ती से डिलीवरी लेते थे। ये एक बेहद रूथलेस और मशीनी सिस्टम था, लेकिन इसी ने भारतीय वस्त्रों के प्रोडक्शन को एक इंडस्ट्रियल स्केल पर पहुंचा दिया। लेकिन भारत में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा करने के लिए आपको उस जमीन के शासकों, मतलब मुगलों का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। डच इसमें कैसे कामयाब हुए? मुगलों ने इन विदेशी कंपनियों को इतना पावरफुल होने ही क्यों दिया? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि डचों ने मुगलों के सामने खुद को कभी भी एक पॉलिटिकल थ्रेट की तरह प्रेजेंट नहीं किया। अच्छा, वे लो प्रोफाइल रहते थे। हाँ, डच अधिकारियों को फैक्टर कहा जाता था, जिसका मतलब था प्योर बिजनेसमैन। मुगलों को लगता था कि भाई ये लोग तो सिर्फ व्यापार करने आए हैं और हमारे खजाने में चुपचाप टैक्स जमा कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? लॉजिकल है मुगलों के नजरिए से। इसका सबसे बड़ा सबूत 1664 में मिलता है, जब सम्राट औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए सिर्फ 3.5%, 3.5% सालाना चुंगी पर एक स्पेशल फरमान जारी कर दिया था। सिर्फ 3.5% टैक्स? हाँ, मुगलों के लिए ये बिना कुछ किए अपना खजाना भरने का एक बहुत आसान तरीका था। और डच कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी लॉटरी थी, ये उनके प्रॉफिट के डेटा से साफ पता चलता है। डच वीओसी दरअसल एक कार्टेल सिस्टम पर काम करती थी। इस कंपनी ने अपने लगभग 200 सालों के लंबे इतिहास में अपने शेयर होल्डर्स को एवरेज 18% का अविश्वसनीय डिविडेंड दिया है। 18% लगातार 200 सालों तक? आज के दौर में भी अगर कोई कंपनी 200 साल तक कंसिस्टेंटली 18% का रिटर्न दे, तो हमारे इकोनॉमिस्ट उसे कोई जादू मान लेंगे। डच ये जादू कैसे कर रहे थे? इस कार्टेल सिस्टम का बहुत सीधा सा मैच था, सप्लाई पर फुल कंट्रोल। मतलब? डचों ने ये पक्का किया कि यूरोप के मार्केट में कभी भी जरूरत से ज्यादा मसाले ना पहुंचे। अगर कभी मसालों का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता था, तो वे कीमतों को गिरने से रोकने के लिए हजारों टन मसालों को समुद्र में फेंक देते थे या उन्हें आग लगा देते थे। जानबूझकर माल जला देते थे? हाँ,
इस आर्टिफिशियल स्कार्सिटी या कृत्रिम कमी ने मार्केट में कीमतों को हमेशा आसमान पर रखा और यही उनके 18% प्रॉफिट की गारंटी थी। वाओ, ये एक बेहद ठंडी और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करने वाली कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि जो मशीन इतने परफेक्ट तरीके से चल रही थी, वो अचानक भारत से गायब कैसे हो गई? 1759 के ऐतिहासिक बेदरा के युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि बंगाल के मैदानों में डचों की पावर हमेशा के लिए खत्म हो गई? अगर डच इतने अमीर थे, इतने ऑर्गेनाइज थे, तो वे अंग्रेजों से हार कैसे गए? हारने का रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि वे अपनी बैलेंस शीट के बाहर कुछ देख ही नहीं पाए। डच पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट मशीन बन चुके थे, जिन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। उन्होंने भारत में अपनी आर्मी या किलों पर उतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। जबकि अंग्रेज कुछ और ही प्लान कर रहे थे। एग्जैक्टली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1750 के दशक तक आते आते सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी। उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट दखल देना शुरू कर दिया था। राइट। और ये जो 1759 का बेदरा का युद्ध था, ये असल में बंगाल के नवाब मीर जाफर की एक सीक्रेट चाल थी। उसने अंग्रेजों के बढ़ते पावर को रोकने के लिए डचों को बंगाल बुलाया था। लेकिन डच इसके लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट क्लाइव की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, उसके सामने डचों की वो ट्रेडिंग फौज टिकी नहीं पाई और उन्हें एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। यानी डच सिर्फ एक कॉर्पोरेट गेम खेल रहे थे, जबकि अंग्रेज एक पूरा का पूरा इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यवादी गेम खेल रहे थे। बिल्कुल सही समरी है ये। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, तो हमने देखा कि कैसे पुर्तगालियों ने अपनी तोपों और कार्टेज माफिया सिस्टम से समंदर पर कब्जा जमाया, मुगलों को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर किया और हमें टमाटर और काजू जैसी चीजें दी। और दूसरी तरफ डच थे। हाँ, डचों ने मसालों से ज्यादा इंडियन टेक्सटाइल्स की वैल्यू को समझा। अपने 17 मेंबर बोर्ड के जरिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाई। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, सितंबर 1599 से। हाँ, जहां कुछ व्यापारी एक बैठक कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनका शुरुआती लक्ष्य भारत था ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया का मसाला व्यापार था। और फिर 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर जारी कर दिया। अब देखिए, यहाँ रुककर इस शाही चार्टर के वास्तविक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक परमिशन या अनुमति पत्र नहीं था, ये एक एकाधिकार था, यानी मोनोपोली। मतलब कोई और आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। महारानी ने लंदन के इन व्यापारियों को अगले 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी उनके साथ प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकती थी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फायदा था। बहुत बड़ा। और इस कंपनी का पूरा ढांचा ना शुद्ध रूप से व्यावसायिक था। मतलब इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्यों का एक पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। बिल्कुल, आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह। हाँ, एकदम वैसा ही। इनका एकमात्र लक्ष्य था अपने निवेशकों के लिए मुनाफा कमाना, बिल्कुल आज की किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसे एक नए बाजार में प्रवेश करना है। और इसी क्रम में 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचते हैं। वे समुद्र के रास्ते भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। लेकिन उनके पास इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो पत्र था, वहां एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई। हाँ, वो पत्र वाली घटना, वो पत्र असल में मुगल सम्राट अकबर के नाम था। बिल्कुल, क्योंकि यूरोप तक खबर पहुंचने में इतना समय लगता था कि उन्हें पता ही नहीं था कि अकबर का निधन हो चुका है और अब गद्दी पर जहांगीर बैठ चुके हैं। ये उस समय की संचार व्यवस्था की धीमी गति को दर्शाता है। मतलब सोचिए, एक विदेशी प्रतिनिधि एक ऐसे दरबार में पहुंचता है जहां का शासक ही बदल चुका है। अब उन्हें एक बिल्कुल नए और अनजान सम्राट को प्रभावित करना था। और यहीं पर कैप्टन हॉकिंस की व्यक्तिगत कूटनीति काम आती है। और मुझे लगता है कि हॉकिंस यहाँ किसी बहुत ही चतुर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की तरह बर्ताव करते हैं। मतलब जब कोई आधुनिक कंपनी किसी दूसरे देश में जाती है तो उनके अधिकारी वहाँ की भाषा सीखते हैं, संस्कृति सीखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लोकलाइजेशन करते हैं। हॉकिंस ने भी ठीक यही किया। उन्हें तुर्की और फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मुगल दरबार में जाकर जहांगीर से उन्हीं की भाषा में बात की। जहांगीर इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये 400 का मनसब आखिर था क्या?
क्या ये कोई नकद इनाम था या जमीन का कोई टुकड़ा दे दिया गया था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मनसब कोई नकद पैसा या चेक नहीं था। मुगल प्रशासन में मनसबदारी एक रैंकिंग प्रणाली थी। अच्छा, रैंकिंग। हाँ, जो किसी व्यक्ति के पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियों को तय करती थी। तो 400 का मनसब मिलने का मतलब था कि हॉकिंस को मुगल पदानुक्रम में एक बहुत ही सम्मानजनक आधिकारिक दर्जा मिल गया था। तो मतलब वो अब सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। बिल्कुल, ये केवल एक व्यापारिक अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें मुगल व्यवस्था के भीतर ही शामिल कर लिया गया अरे था। वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिल गया, लेकिन फिर भी उनका जो असल काम था सूरत में एक फैक्ट्री खोलना, वो तो अटक ही गया। हाँ, वो अटक गया क्योंकि पुर्तगालियों ने इसका इतना कड़ा विरोध किया कि हॉकिंस को मिली अनुमति रद्द कर दी गई। यानी लोकल कंपटीशन ने उनकी डील फेल कर दी। एकदम सही। देखिए, पुर्तगाली भारत में अंग्रेजों से लगभग एक सदी पहले ही आ चुके थे। उनका व्यापार और नौसैनिक ताकत अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। वे मुगल दरबार में भी प्रभावी थे और जाहिर है किसी नए प्रतिद्वंद्वी को बाजार में घुसने नहीं देना चाहते थे। जाहिर सी बात है। तो अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई, इससे सिर्फ मीठी मीठी बातें करने और विदेशी भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर मुगलों की नज़र में पुर्तगालियों से बेहतर साबित होना है तो ताकत दिखानी होगी। और यहीं से आता है साल 1612 का स्वालिका युद्ध। स्रोत बताते हैं कि कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को हरा दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? मेरा मतलब है, पुर्तगाली तो दशकों से वहां जमे हुए थे, फिर एक छोटे से अंग्रेज बेड़े ने उन्हें कैसे मात दे दी? इसके पीछे नौसैनिक युद्ध की तकनीक एक बहुत बड़ा कारण थी। पुर्तगालियों के जो जहाज थे ना, जिन्हें खरैक कहा जाता था। खरैक? हाँ, खरैक। वो बहुत विशाल और भारी होते थे। वे माल ढोने के लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन युद्ध के दौरान मुड़ने या तेजी से पैंतरे बदलने में बहुत धीमे थे। हो, मतलब उनकी चपलता कम थी। बिल्कुल। इसके विपरीत अंग्रेजों के जहाज छोटे थे, तेज थे और अधिक कुशल थे। उन्होंने अपनी चपलता और बेहतर तोपखाने का उपयोग करके उस भारी भरकम पुर्तगाली बेड़े को पछाड़ दिया। और मुगल तो वैसे भी जमीन पर ताकतवर थे, समुद्र में नहीं। सही कहा। जहांगीर जो जमीन पर तो अजेय थे, लेकिन जिनकी अपनी कोई मजबूत नौसेना नहीं थी, इस जीत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार देखा कि अंग्रेज समुद्र में पुर्तगालियों की दादागिरी को तोड़ सकते हैं। और इसी सैन्य प्रदर्शन का सीधा परिणाम था कि 1613 में मुगलों ने एक फरमान जारी किया और सूरत में अंग्रेजों को अपनी पहली स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई। हाँ, स्थायी कोठी। ये एक बहुत ही स्पष्ट यात्रा है। मतलब देखिए, 1608 में हॉकिंस का आना, फिर 1611 में पुर्तगालियों के डर से मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी बेस बनाना, और फिर नौसैनिक युद्ध जीतने के बाद 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना। ये साफ दिखाता है कि व्यापारिक सफलता के पीछे केवल अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि बारूद की ताकत भी काम कर रही थी। ये एक एकदम आदर्श विश्लेषण है। अर्थशास्त्र को हमेशा सुरक्षा की जरूरत होती है, और वो सुरक्षा उस समय तोपों से ही आई थी। खैर, सूरत में स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि पश्चिम में पुर्तगालियों और मराठों के बीच उलझने से बेहतर है कि कहीं और चला जाए। हाँ, कि वे दक्षिण की ओर भी अपना विस्तार करें। और दक्षिण में उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जिसने व्यापार के नियम ही बदल दिए। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया, जिसे एक गोल्डन फरमान भी कहते हैं। हाँ, इसके बारे में शोध कहते हैं कि अंग्रेजों को केवल 500 पगोड़ा का वार्षिक कर देना था, और इसके बदले उन्हें गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। लेकिन एक सवाल है, ये पगोड़ा क्या है? मतलब क्या वे साल में 500 सोने के मंदिर दे रहे थे? अरे नहीं, पगोड़ा कोई मंदिर नहीं दे रहे थे। उस समय दक्षिण भारत में चलने वाला ये एक सोने का सिक्का था। अच्छा, सिक्का था। हाँ। इसके एक तरफ आमतौर पर किसी हिंदू देवी देवता या मंदिर यानी पगोड़ा की आकृति बनी होती थी, इसलिए यूरोपीय व्यापारी इसे पगोड़ा कहने लगे थे। तो 500 पगोड़ा एक बहुत ही मामूली सी एकमुश्त रकम थी। बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई कंपनी किसी बड़े सॉफ्टवेयर का असीमित उपयोग या अनलिमिटेड एक्सेस वाला लाइसेंस खरीद ले। आप बस एक बार फ्लैट रेट फीस दीजिए और फिर जितना चाहे उतना व्यापार कीजिए। बिल्कुल, कोई अलग से टैक्स नहीं, कोई चुंगी नहीं। मुनाफा कमाने की दिशा में ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन उनकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से जमीन पट्टे पर यानी लीज पर ली,
और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। इसी से आज के मद्रास शहर की नींव पड़ी। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक सवाल खटक रहा है। जी पूछिए। एक व्यापारिक कंपनी को किला बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब किलाबंदी का सीधा सा मतलब है सेना रखना, और सेना रखने का मतलब है बहुत सारा खर्च। क्या ये एक विशुद्ध व्यापारिक मॉडल के खिलाफ नहीं था? ये एक बहुत ही गहरी बात है। देखिए, किलेबंदी वास्तव में व्यापारिक मॉडल का हिस्सा नहीं होती। यह संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की दिशा में पहला कदम होती है। संप्रभुता मतलब खुद को शासक बनाना। हाँ, दक्षिण में मुगल सत्ता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी। वहां स्थानीय राजाओं के बीच लगातार छोटे-मोटे युद्ध होते रहते थे। तो अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि अगर उन्हें अपने गोदामों और अपने माल की रक्षा करनी है तो वे पूरी तरह से स्थानीय राजाओं पर निर्भर नहीं रह सकते। तो उन्होंने खुद की सुरक्षा का इंतजाम कर लिया। बिल्कुल, किलेबंदी का मतलब था अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेना। और सोचिए, जब आपके पास अपनी जमीन हो, अपना किला हो और अपनी खुद की सेना हो, तो आप केवल एक व्यापारी नहीं रह जाते, आप एक छोटी सी रियासत बन जाते हैं। ओह, ये सत्ता परिवर्तन का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बदलाव था। और संप्रभुता के इसी खेल में 1661 की एक घटना तो बहुत ही चकित करने वाली है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से होती है, और दहेज में उन्हें मिलता है बंबई का पूरा द्वीप। हाँ, बंबई द्वीप। जरा ये सोचकर देखिए, यूरोप के किसी महल में एक शादी हो रही है और दहेज के रूप में हजारों मील दूर स्थित भारत का एक पूरा शहर किसी दूसरे देश को सौंप दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात, 1668 में राजा चार्ल्स ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया। 10 पाउंड! क्या उस जमाने में 10 पाउंड कोई बहुत बड़ी रकम थी? नहीं, 10 पाउंड उस समय भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। तो फिर इतने कम में क्यों दे दिया? वास्तव में राजा चार्ल्स के लिए बंबई एक सिरदर्द बन गया था। ये इंग्लैंड से बहुत दूर था, इसके प्रशासन और सुरक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा था, और पुर्तगालियों के साथ स्थानीय स्तर पर लगातार तनाव बना हुआ था। तो राजा ने सोचा कि इसे कंपनी को सौंप देना ही समझदारी है। राजा ने अपना सिरदर्द कंपनी को दे दिया? हाँ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक लॉटरी साबित हुई। बंबई एक द्वीप था, इसका जो भौगोलिक महत्व था ना, वो बहुत बड़ा था। क्योंकि द्वीप होने के कारण मुगलों या मराठों की विशाल जमीनी सेनाएं सीधे उन पर हमला नहीं कर सकती थी। एकदम सही। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी नौसेना। हाँ, स्वाली के युद्ध में हमने देखा था। बिल्कुल, द्वीप पर होने से वे अपनी नौसेना के जरिए इसे पूरी तरह सुरक्षित रख सकते थे। गेराल्ड ओंगियार, जो 1669 से 1677 तक वहां रहे, उन्होंने इस भौगोलिक लाभ को अच्छे से समझा। उन्होंने बंबई में एक सुरक्षित गोदी बनाई, यानी डॉकयार्ड, और फिर किलेबंदी की और व्यापारियों को वहां बसने के लिए आकर्षित किया। तो मतलब गेराल्ड ओंगियार को ही बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, दक्षिण में मद्रास और पश्चिम में बंबई सेट करने के बाद कंपनी की नजर भारत के सबसे अमीर सूबे यानी बंगाल पर पड़ी। उस समय बंगाल पूरे मुगल साम्राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा देता था, और यहां कंपनी का प्रवेश कूटनीति या युद्ध से नहीं बल्कि एक डॉक्टर के बैग से शुरू हुआ। डॉक्टर के बैग से, बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार 1651 में डॉक्टर गैब्रियल बॉटन के प्रभाव से बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने अंग्रेजों को केवल 3000 रुपये वार्षिक के बदले व्यापार की छूट दे दी। लेकिन बंगाल की अथाह संपदा ने अंग्रेजों को इतना लालची बना दिया कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। हाँ, बंगाल में अंग्रेजों का आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ गया था ना कि उन्होंने मुगल साम्राज्य की ताकत को ही कम आंकना शुरू कर दिया। 1680 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था जिसमें 2% चुंगी और 1.5% जजिया लगाने की बात थी। एक मिनट रुकिए, चुंगी तो व्यापार पर लगने वाला टैक्स हो गया, लेकिन ये जजिया क्या था जो कंपनी को देना पड़ रहा था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो इस्लामी राज्यों में गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। अच्छा। हाँ, और इसके बदले उन्हें राज्य की ओर से सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। औरंगजेब ने इसे फिर से लागू किया था और इसका सीधा प्रभाव यूरोपीय व्यापारियों पर भी पड़ा। जाहिर है ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया और अपने इसी असंतोष और लालच में आकर 1686 में उन्होंने सीधे हुगली शहर को लूट लिया। बाप रे, जो कि औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और क्रूर मुगल सम्राट के शासनकाल में एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। सच में बहुत बड़ी बेवकूफी थी।
मुगल सेना ने अंग्रेजों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें हुगली छोड़कर भागना पड़ा। 1688 में औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को तो भारत से ही बाहर निकाल दिया। मतलब बोरिया बिस्तर गोल। हाँ, उन्हें मुगल सम्राट के सामने घुटने टेकने पड़े, माफी मांगनी पड़ी और भारी जुर्माना भरना पड़ा। ये पूरी घटना ये साबित करती है कि 17वीं सदी के अंत तक भी अंग्रेज मुगलों के सामने सैन्य रूप से बहुत कमजोर थे। लेकिन वे वापस लौटे, कूटनीति के जरिए, गिड़गिड़ाकर सही, लेकिन वे टिके रहे। अगस्त 1690 में जॉब चार्नैक ने सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। यहीं से आज के कलकत्ता शहर की नींव पड़ी। कलकत्ता, बिल्कुल। और फिर 1698 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने प्रशासन की दिशा ही बदल दी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी को 3 गांवों सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। यहां फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। लेकिन एक व्यापारिक कंपनी का जमींदार बनना कितना अजीब है ना। जमींदारी के असल मायने क्या थे यहां पर? जमींदारी का सीधा सा अर्थ था उस जमीन से राजस्व यानी लगान वसूलने का अधिकार। अब जरा इसकी गहराई को समझिए। एक विदेशी व्यापारिक कंपनी जो भारत में केवल मुनाफा कमाने आई थी, अब स्थानीय भारतीय किसानों से टैक्स वसूल रही थी। ओह, मतलब वही पैसा। हाँ, वे उसी टैक्स के पैसे से ही भारतीय माल खरीदते थे और उसे ले जाकर यूरोप में बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसमें भारत का पैसा ही भारत को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, ये एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर कब्जा था। क्या बात है। और इस व्यवस्था को स्थायित्व मिला 1715 में आए जॉन शर्मन मिशन से। और यहीं पर इतिहास का वो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है जहां एक बार फिर चिकित्सा विज्ञान ने भू राजनीति को बदल दिया। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। बिल्कुल। इस मिशन में एक सर्जन थे, विलियम हैमिल्टन। उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखसियर की एक बहुत ही गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया। अब यहाँ मैं स्रोतों में दिए गए एक तथ्य को स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर इतिहास को पढ़ते समय लोगों को बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। हाँ, 2 डॉक्टर्स वाली बात। एकदम। देखिए, 1651 में डॉक्टर गैब्रियल बॉटन ने शाह शुजा का इलाज किया था और बहुत बाद में 1715 में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया था। तो हैमिल्टन के सफल इलाज का ही नतीजा था 1717 का शाही फरमान। और ब्रिटिश इतिहासकार ऑम्स ने इसी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार पत्र कहा है। सम्राट फर्रुखसियर अपने इलाज से इतने खुश हुए कि उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। सूरत में 10,000 रुपये के बदले सभी कर माफ कर दिए। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका तीसरा बिंदु। सम्राट ने बंबई की टकसाल में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैध मुद्रा के रूप में चलाने की आज्ञा दे दी। ये बहुत बड़ी बात थी। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आज कोई निजी स्मार्टफोन कंपनी या ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी देश में जाए और उस देश की सरकार कहे कि चलिए आज से आपकी कंपनी के बनाए हुए डिजिटल कॉइन ही हमारे देश की आधिकारिक मुद्रा माने जाएंगे। ये अर्थव्यवस्था पर पूर्ण कब्जे का प्रतीक था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुद्रा छापना ना हमेशा से एक संप्रभु राज्य का, एक सरकार का अधिकार रहा है। जब मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के सिक्कों को मान्यता दे दी तो उन्होंने अनजाने में कंपनी को अपने बराबर के एक राजनीतिक दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। इस मैग्ना कार्टा ने अंग्रेजों को वित्तीय रूप से इतना मजबूत कर दिया कि उनके जो भी यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे वो उनके सामने टिक ही नहीं पाए। यूरोपीय प्रतिद्वंदियों की बात करें तो स्रोत हमें उन शक्तियों की भी याद दिलाते हैं जो इस दौड़ में बहुत पीछे छूट गई, जैसे डेनिश यानी डेनमार्क और स्वीडिश कंपनियां। डेनिश लोग 1616 में भारत आए, 1620 में उन्होंने त्रावणकोर और 1676 में बंगाल के सिरामपुर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। सिरामपुर उनका मुख्य हेडक्वार्टर था। हाँ। लेकिन अंततः 1845 तक उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और बोरिया बिस्तर समेत कर वापस लौट गए। दूसरी तरफ स्वीडिश कंपनी 1731 में बनी, लेकिन उन्होंने भारत के पचड़े में पड़ने के बजाय अपना पूरा ध्यान चीन के व्यापार पर ही केंद्रित रखा। तो डेनिश कंपनी ऐसा क्या नहीं कर पाई जो अंग्रेज कर रहे थे? इसका सीधा सा जवाब है संसाधनों का संतुलन। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में टिके रहने के लिए केवल अच्छे जहाज और अच्छे व्यापारी होना काफी नहीं था। तो और क्या चाहिए था?
आपको एक मजबूत नौसेना चाहिए थी, किलों की रक्षा के लिए जमीनी सेना चाहिए थी, और इन सब का खर्च उठाने के लिए असीमित वित्तीय भंडार की भी आवश्यकता थी। अब डेनमार्क एक बहुत छोटा देश था। हाँ, ये तो है। उनके पास न तो वो वित्तीय ताकत थी और न ही वैसी आक्रामक सैन्य नीति। वे मुख्य रूप से केवल व्यापारी ही बने रहना चाहते थे। लेकिन 18वीं सदी के भारत में केवल एक व्यापारी बनकर जिंदा रहना लगभग असंभव हो चुका था। लेकिन एक शक्ति ऐसी थी जिसके पास पैसा भी था, सेना भी थी और आक्रामकता भी। एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। फ्रांसीसी कंपनी। बिल्कुल, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसियों का प्रवेश थोड़ी देर से हुआ। 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट के प्रयासों से कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी की जो संरचना थी वो अंग्रेज कंपनी से बिल्कुल अलग थी। और यही वो अंतर है जिसने आगे चलकर पूरी बाजी पलट दी। अंग्रेज कंपनी एक निजी उद्यम थी, एक प्राइवेट कंपनी जो शेयर धारकों के पैसे से चलती थी। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी पूर्ण रूप से एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी? हाँ, इसका सारा खर्च, इसके सारे नीतिगत फैसले फ्रांस की सरकार द्वारा लिए जाते थे। ये शुरुआत में तो एक बहुत बड़ी ताकत लगी क्योंकि इसके पीछे फ्रांस के राजा का हाथ था, लेकिन लंबे समय में यही इसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू साबित हुआ। फ्रांसीसियों की शुरुआत काफी धमाकेदार थी। 1668 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में सूरत में उनकी पहली कोठी बनी। फिर 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी खुली। 1673-74 में फ्रैंको मार्टिन ने शेरखान लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त किया, जिसे आज हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। जी, पांडिचेरी। मार्टिन ने इसे एक मजबूत किलाबंद बस्ती में बदल दिया। लेकिन भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो भी होता था उसका रिमोट कंट्रोल तो यूरोप के हाथ में था। 1693 में डचों ने, जो अंग्रेजों के साथ थे, पांडिचेरी छीन लिया। लेकिन फिर 1697 में यूरोप में रिजविक की संधि हुई। हाँ, ट्रीटी ऑफ रिजविक। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। मतलब ये बहुत ही अजीब है कि फ्रांस और हॉलैंड के बीच यूरोप में एक कागज पर हस्ताक्षर होते हैं और हजारों मील दूर भारत में जमीन का एक टुकड़ा अपना मालिक बदल देता है। यही तो औपनिवेशिक युग की सबसे बड़ी वास्तविकता थी। भारतीय भूभाग अब वैश्विक शतरंज के मोहरे बन चुके थे। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी अपने चरम पर तब पहुंची जब गवर्नर डुप्ले का भारत में आगमन हुआ। डुप्ले एक बहुत ही दूरदर्शी और चतुर रणनीतिकार था। स्रोत बताते हैं कि डुप्ले ने ही सबसे पहले भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में दखल देकर यूरोपीय सत्ता स्थापित करने का विचार लागू किया था। लेकिन सवाल यह है कि उसने ये किया कैसे, मतलब उसका तरीका क्या था? डुप्ले ने एक बहुत ही कारगर प्रणाली खोजी थी जिसे हम बाद में सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस का शुरुआती रूप कह सकते हैं। उसने देखा कि भारतीय राजाओं के पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं तो हैं, लेकिन वे आधुनिक यूरोपीय हथियारों और युद्ध की ड्रिल से वाकिफ नहीं हैं। अच्छा। तो डुप्ले ने इन राजाओं के आपसी उत्तराधिकार के युद्धों में उन्हें अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना उधार देनी शुरू की। इसके बदले में वह राजाओं से जमीन, करमुक्त व्यापार और नकद पैसा लेता था। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। बिल्कुल, ये एक बहुत ही घातक कूटनीति थी जिसने फ्रांसीसियों को दक्षिण भारत की राजनीति का किंग मेकर बना दिया था। तो अगर उनके पास डुप्ले जैसा जीनियस लीडर था, पौंडीचेरी, चंद्रनगर और माहे जैसे मजबूत ठिकाने थे, तो फिर फ्रांसीसी हार कैसे गए? अंग्रेजों ने उन्हें कैसे पछाड़ दिया? इसका सबसे बड़ा कारण वही था जो हमने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय चर्चा की थी, सरकारी नियंत्रण। ओह, लाल फीताशाही। एकदम सही। अंग्रेज एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थे। उनके अधिकारी भारत में जमीनी हालात देखकर तुरंत फैसले ले सकते थे और उनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा और विस्तार था। इसके विपरीत फ्रांस की सरकार एक बहुत ही धीमी और जटिल नौकरशाही में फंसी हुई थी। मतलब फ्रांसीसी अधिकारियों को हर छोटे फैसले के लिए पेरिस से आदेश का इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल। और उस समय यूरोप में फ्रांस कई अन्य युद्धों में भी उलझा हुआ था। जब भारत में डुप्ले को धन या सेना की बहुत सख्त जरूरत होती थी तो फ्रांस की सरकार उसे यह कहकर मना कर देती थी कि उनके पास संसाधन नहीं है। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा डुप्ले के लिए। जाहिर है, चपलता और निर्णय लेने की गति में अंग्रेज मीलों आगे थे। मतलब एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की फुर्ती ने एक सुस्त सरकारी विभाग को हरा दिया और अंततः 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा
अंग्रेज कंपनी का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया, जो आगे चलकर पूरे भारत पर राज करने वाली थी। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा से सामने आए तथ्यों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने देखा कि कैसे 4 अलग-अलग महत्वाकांक्षी लोगों ने भारत के 4 सबसे प्रमुख महानगरों की नींव रखी। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास को एक छोटे से पट्टे से शहर बनाया। सही। 1669 के दौर में गेराल्ड ओंगियार ने बंबई को एक सुरक्षित बंदरगाह में बदला। 1690 में जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता को बसाया और 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी को एक फ्रांसीसी गढ़ बनाया। मसालों के व्यापार से शुरू हुई इस कहानी ने भारत के भूगोल, जनसंख्या और पूरे भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इन घटनाओं के विस्तृत अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि इतिहास में सफल होने के लिए केवल एक अच्छी शुरुआत ही काफी नहीं होती। देखिए, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की तरह धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई, फ्रांसीसियों की तरह लाल फीताशाही का शिकार नहीं हुए और डेनिश लोगों की तरह कमजोर भी नहीं पड़े। इस ऐतिहासिक सफर को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पन्नों के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।